हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हमारा जूलॉजी का थर्ड सेशन होने वाला है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहले दो सेशन काफी सही से समझ में आए होंगे पीवाईक्यू के, और आज का क्वेश्चन जो है हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। पीवाईक्यू पीपीएससी टीआरई 3.0 का हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2025 में, काफी कम समय है ना। तो अगर आप जूलॉजी सब्जेक्ट से देने वाले हैं 11th-12th को पढ़ाने के लिए एग्जाम, तो आप यहाँ पे एएससी पाठशाला आके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी का भी जो है हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही लगभग होंगे, है ना। कुछ एक तो अगर बाहर हुआ तो ठीक है, और क्लास 11th-12th के लिए भी ये सेशन बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो आप जैविक वर्गीकरण जो है वो पढ़े होंगे 11th क्लास में। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वही आपका जैविक वर्गीकरण से जो है वह डील करता है। जैविक वर्गीकरण मतलब क्या हो गया आपका, बताइए। क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे इस पूरे के पूरे जगत में इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे पौधे हैं, है ना। लेकिन अगर हमने उन्हें अलग अलग श्रेणियों में अगर विभाजित नहीं किया, तो हमारे लिए उन्हें जानना, है ना, उनको एज अ ग्रुप, एज अ समूह स्टडी करना या उनका पहचान रखना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि यह किसी के भी बस की बात नहीं होगी। उसको साइंटिफिकली स्टडी करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए सबसे पहले जिस इंसान ने कदम उठाया था, है ना, कदम उठाया था और क्लासिफिकेशन की थी इस पूरे के पूरे जीवों की, उसको, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, और उसी को वर्गीकरण का जनक यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो उसका आपको पूछा जा रहा है क्या है। पहला है ऑप्शन आपको कैरोलस लीनियस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है जॉन रे, और चौथा है उपर्युक्त में एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि द्विपद प्रणाली जो है वह लाई गई थी, वह उसमें क्या किया जाता है कि हमारा दो नाम होता है। ठीक है, दो नाम होता है, एक जीनस और एक स्पेसीज। तो वह दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इस द्विपद प्रणाली को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का जो यह टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। इसके गिने चुने 4 रूल हैं। क्या है? 4 रूल हैं। इस बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में नाम को लिखने के 4 रूल हैं। ठीक है, लाइट कट गई है तो मैं थोड़े दिन के लिए जो है वह आपसे माफी मांगूंगी, दोबारा ज्वाइन होंगे। थैंक यू। हाँ, तो चलिए, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम यहाँ पे बात कर रहे थे बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, दो नामों का उपयोग किया जाता है किसी भी जीव के नामकरण के लिए। ठीक है, क्या होता है? नामकरण के लिए। इसी ने कैरोलस लीनियस ने यह बाइनोमियल क्लासिफिकेशन भी दी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीनस का यानी कि वंश का नाम बताया जाता है, और क्या बताया जाता है? स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज यानी कि जाति। ठीक है, जाति का नाम जो है वह बताया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इसको मेन जो है 4 रूल है। पहला रूल इसका क्या बोलता है कि यह जो नाम है बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि वो लैटिन ओरिजिन का है, यानी कि लैटिन भाषा से जो उसको मोस्टली लिया गया, अगर नहीं भी लिया गया है तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है उस नाम को। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको लिखने का जो तरीका होगा वह क्या हो जाएगा, इटैलिक में होगा। क्या होगा? इटैलिक में। इटैलिक किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ABCD ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिखेंगे ABCDE, तो यह क्या हो गया आपका इटैलिक, यानी कि ऐसे टेढ़े में होता है। ठीक है,
तो जब हम लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम कर्सिव भी जो है इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा स्लैंट करके, तो लिखने में जब हम खुद से हैंड राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो वहां पे जो है थोड़ा सा तरीका जो है उसको लिखने का डिफरेंट बताया गया है। क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया यह गया है कि उसको जब हम लिखेंगे, ठीक है, जब हम स्पीसीज का नेम लिखेंगे तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, मैंगो। मैंगो का क्या नाम होता है? मैंगो का क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसको राइट लिखने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि इसका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अल्फाबेट सॉरी, वो कैपिटल होना चाहिए पहले नाम का, यानी कि जीनस का जो नाम है, वंश का जो नाम है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वह कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडिका का जो है वह स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए। तीसरा कि इसको आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे रूल जो है इसको लिखने के लिए जो है वह यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें देखिए अरस्तु जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। ये कौन है? ये आपका फादर ऑफ क्या हो जाएगा? जूलॉजी। क्या हो जाएगा? फादर ऑफ जूलॉजी। इसके साथ साथ ये आपका फादर जो है, फादर ऑफ क्या हो जाएगा? जूलॉजी हो जाएगा। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी, ठीक है। जॉन रे कौन थे? जॉन रे थे जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज का यानी कि जाति का एक सही परिभाषा दिया था। क्या दिया था? परिभाषा दिया था जिसको हम उपयोग में ला सके, ठीक है। यही जाति का परिभाषा जो है वह एक बुक में दिया गया था। उस बुक का नाम जो है वह आप बताएंगे। आप यहाँ पे उस बुक का नाम बताएंगे। इस बुक का नाम क्या था आपका? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको यहाँ पे ये बताना है कि एरिस्टोटल ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या था। जो एरिस्टोटल ने सबसे पहले बुक लिखा था उस बुक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल करिए, पता करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करिए। इससे क्या होगा? आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप जब खुद से ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक वह याद भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री हैं? संघ यहाँ पे है, प्राणी विशेष रूप से समुद्री हैं, ठीक है। विशेष रूप से समुद्री मतलब समुद्री ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। विशेष रूप यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब वही है बस। जैसे नहीं बोलता है एक्सक्लूसिवली फॉर वीवीआईपी, तो वो रास्ता वीवीआईपी छोड़ के और किसी के लिए नहीं है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे विशेष रूप से समुद्री बोल रहा है तो यानी समुद्री छोड़ के कोई और तरह के जीव वहां उस संघ में पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि संघ की जब यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि हम फाइलम देखेंगे। क्या देखेंगे? फाइलम, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्गीकरण में जो है सारे प्राणियों को अलग अलग लेवल पे बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे बांटा गया है। वह बांटने की स्थिति में सबसे पहले हम किंगडम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फाइलम देखेंगे, उसके बाद हम किंगडम फाइलम के बाद क्लास देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद फैमिली देखेंगे, उसके बाद जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज देखेंगे। तो किंगडम वही हमारा जगत हो गया, ठीक है, पूरा की पूरी उसकी जो दुनिया का लाएगी वह जगत। फाइलम हमारा संघ हो गया। यहाँ भी याद रखने वाली चीज है, अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है तो मैं आपको साइड से ये बता दे रही हूँ कि अगर आपने याद नहीं किया है तो इसके सीक्वेंस पे, ठीक है, इसके सीक्वेंस से भी पूछ लेता है कभी कभी कि पहले क्लास आएगा या ऑर्डर आएगा या फैमिली आएगा, या फिर ये भी पूछा जाता है कि किसमें समानता ज्यादा दिखेगी, फैमिली में ज्यादा समानता दिखेगी या फिर फाइलम में ज्यादा समानता दिखेगी, या फिर उसके समानता की बेसिस पे आप उसको अरेंज करिए, ठीक है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, यही सब। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लास क्या हो गया आपका? वर्ग, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया आपका? बताइए।
वंश, और यहाँ पे क्या हो गया, जाति। ठीक है, क्या हो गया आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नीचे स्पीसीज में। अगर हम दो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा समानता उसमें दिखाई देगी। सबसे ज्यादा समान कौन होंगे, दो एक ही स्पीसीज के लोग। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, यह समानता क्या होती है, यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रही हूँ ना, यानी कि सबसे कम समानता यहाँ पाई जाएगी, फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे समानता जो है आपस में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अरेंज करने बोला जाएगा तो आप इस बेसिस पे ये क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस संघ के प्राणी जो है वह विशेष रूप से समुद्री हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एनिमल को जो है वह कितने संघ में बांटा गया है। ठीक है, एनिमल्स को, प्राणियों को जो है कितने संघ यानी कि फाइलम में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे पॉडीफेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉडीफेरा, इसी को हिंदी में भी लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सिलेंट्राटा। ठीक है, सिलेंट्राटा आ गया आपका। सिलेंट्राटा को एक और क्या बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएगा। उसके बाद आपका एस्कहेल्मिन्थ्स आएगा। क्या आ गया, एस्कहेल्मिन्थ्स। उसके बाद आएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, उसके बाद आएगा आपका एनालीडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर क्या आ गया आपका, मॉलस्क, मॉलस्क आ गया। फिर क्या आ गया आपका, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। फिर क्या आ गया आपका, हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब साथ साथ चलेंगे आप, एक ही में आपका सारा चीज जो है वह बन जाएगा। सबसे पहले हम पॉडीफेरा की बात करते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही प्रिमिटिव है, क्या है, बहुत ही प्राथमिक रूप का जीव जो है वह पाया जाता है। ठीक है, यह एक्वेटिक तो होता है, लेकिन ये अदर देन मतलब मेराइन के अलावा फ्रेश वाटर में भी यह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेंट्राटा आ गया। ठीक है, यह एक्वेटिक जनरली होता है, नॉन मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आया प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, यह भी एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं है, ये धरती पे, यानी कि ये मोस्टली जो है क्या होता है, पैरासाइट टाइप से रहता है। कैसा रहता है, पैरासाइट से। जैसे कि आप देखेंगे कुछ बीमारियां होती है, टेपवर्म, ठीक है, सुअर की बीमारी है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वह इसी प्लेटीहेल्मिन्थ्स संघ से बिलोंग करते हैं। फिर आ गया आपका एस्कहेल्मिन्थ्स। एस्कहेल्मिन्थ्स क्या आ गया आपका, आपने पढ़ा होगा कि एस्केरिस होता है। एस्केरिस क्या हो गया आपका, एक उजला कलर का, ठीक है, उजला रंग का आपका एक तरीके का कीड़ा होता है, जो कि इंसानों के पेट में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेट में, छोटी आंत में। ठीक है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है यह कीड़ा, जो कि इंसानों में होता है। यहाँ पे भी आपको पैरासाइट दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, एनालीडा। एनालीडा में आपका कौन आएगा, अर्थवर्म वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अर्थवर्म मतलब क्या होता है, आप हिंदी में लिखे यहाँ पे नीचे। ठीक है, जिसको कि फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोला जाता है, यानी कि आपको फार्मर का दोस्त भी उसको बताया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा क्या आ गया आपका, जितना भी कीट हो गया, कीट मतलब कीट पतंग, जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए, आप उसमें मेन क्या कैरेक्टर होता है उसका, जब आप पैर देखेंगे तो इस तरीके से ज्वाइंटेड होता है। जैसे आपने मकड़ी को देखा होगा, यहाँ पे अब मैं मकड़ी बनाती हूँ, देखा होगा कि इस तरीके के पैर होते हैं, उसमें होते हैं कि नहीं होते। मच्छर को भी जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इस तरीके का पैर होता है कि नहीं होता है। तो यही जो ज्वाइंटेड लेग है ना, ये उसका मेन कैरेक्टर है, यानी कि कीड़े मकोड़े जो है वह ऑर्थ्रोपोडा में आ गया। मॉलस्क में क्या आता है आपका, यह पानी के इंडिविजुअल हैं, लेकिन यह सिर्फ मेराइन वाटर में नहीं होते हैं। ठीक है, या टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती पे भी हो सकते हैं। मॉलस्क में आपका मेन एग्जांपल आपका क्या आ जाता है, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस हो गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एकाइनोडर्माटा। ठीक है, क्या आता है, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का मेन एग्जांपल आपका आ गया यहाँ पे स्टारफिश। क्या आ गया, स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश की सारी प्रजातियां। तो इसमें सारी की सारे फंक्शन जो है वो पानी की मदद से ही होता है। इसका मेन एक कैरेक्टर ये है
कि इसमें वाटर सिस्टम, वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और इकाइनोडर्माटा ही वो है, मतलब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वें पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि इस संघ के जितने भी जीव हैं वह सारे के सारे मराइन होते हैं। मराइन का क्या मतलब है, वह सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हेमिकॉर्डाटा आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में, ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बोल रहा है। पहला पॉरीफेरा, पॉरीफेरा हमने यहाँ बोला, इसमें क्या था, स्पॉन्जीज था। स्पॉन्जीज क्या, आपने स्पंज बॉब नाम का एक कार्टून आता है वह भी आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें जो स्पंज का बात कर रहा है ना, ये एक जीव होता है जो कि समुद्र वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी होता है। तो इसको ये स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिला वगैरह अलग अलग तरह के इसमें भी प्राणी होते हैं। तो वह जो है स्पॉन्ज उसको जनरली बोला जाता है, वह पॉरीफेरा में आता है। वह कंप्लीटली जो है मेराइन हमेशा नहीं होता। सिलेंट्राटा हो गया आपका, जिसमें कि आपका हाइड्रा वगैरह पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा वगैरह पाया जाता है। जेलीफिश भी इसी सिलेंट्राटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। जेलीफिश टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है एक, और वो इसी सिलेंट्राटा का जो है वह एग्जाम्पल है। उसके बाद बताते हैं क्या आ गया आपका प्लेटिहेल्मिन्थ, मतलब मैं ये बताने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली नॉट जेलीफिश, लेकिन इसके दो फॉर्म होते हैं, एक जेलीफिश टाइप का होता है और एक इस तरीके से स्थायी होता है, ठीक है। मतलब एक खुला में तैर सकता है और एक तैर नहीं सकता, किसी पत्थर या चट्टान पे फिक्स होता है, ठीक है। इसका भी अलग क्राइटेरिया होता है, जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको यह अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी और सबका जो है स्पेशल क्राइटेरिया भी आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थ आपका हो गया लिवर फ्लूक वगैरह। यहाँ पे आपका एस्केल्मिन्थ हो गया, एस्केरिस, जो एक बीमारी भी देता है, ठीक है, इंसानों में, जो कि यहाँ पे व्हाइट कलर का होता है और राउंड वर्म इसको बोलते हैं। इसमें जितने भी होते हैं वह कैसे होते हैं, इसका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, क्या होता है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया यहाँ पे एनेलिडा। एनेलिडा भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आपका अर्थवर्म होते हैं, इसमें क्या होता है मेनली, इसके बॉडी में ना ऐसे ऐसे करके कटी कटी हुई यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंटेशन होते हैं। एनेलिडा का ये मेन कैरेक्टर हो गया। आर्थ्रोपोडा का मैंने बता दिया, इसमें ज्वाइंटेड लेग होता है, यानी कि जुड़े हुए पैर, और बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स और नीचे, ठीक है, हेड, मिडिल पोर्शन और थोरैक्स और हैंड में। और यहाँ पे मोलस्क हो गए। मोलस्क में क्या हो गया आपका, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। ऑक्टोपस आपको अगर नहीं याद है तो आपको पता होगा कि इसमें 8 पाँव जो है वह पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का बड़ा सा एक हेड पाया जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो मोलस्क का स्पेसिफिक हो गया। इकाइनोडर्माटा में ये वाटर का जो सिस्टम होता है, पंपिंग पंप आउट एवरीथिंग वाटर से होता है, वो उसका सिस्टम हो गया। तो पॉरीफेरा नहीं था आपका, मोलस्क यानी ऑक्टोपस वाला भी नहीं था आपका, इकाइनोडर्माटा आपका राइट आंसर था। उपयुक्त में एक से अधिक भी नहीं होगा, उपयुक्त में कोई नहीं भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो बोर्ड भर गया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप अगर अब मेरे बात को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे और आपने अगर ये पढ़ा हुआ है, यह जूलॉजी के क्या कहते हैं टीचर के लिए यह बैच है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 11th 12th पढ़ा है और आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो हमारे साथ साथ जो है यहाँ पे मैंने आपका थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है। आरएनए वायरस में क्या तात्पर्य है, तो वायरस में जनरली देखा जाता है कि ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। सारे वायरस की बात नहीं कर रही हूं मैं, जनरल मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, और अंदर में जो होता है ना, इसके अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब वो जेनेटिक मटेरियल जो है वह डीएनए भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें, डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, मतलब एक डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यह 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हो। यहाँ पे यह भी दिखा जाता है कि आरएनए जो है वह भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, इंसानों में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, लेकिन वायरस में देखा जाता है कि आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि जेनेटिक मटेरियल किसमें जो है कौन सा आरएनए वायरस नहीं है, तो आप बताएंगे यहाँ पे। अगर आपको यह पता होगा कि यह कौन सी बीमारी को कॉज करता है या इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप आराम से इसका आंसर जो है वह आप बता देंगे, ठीक है। तो आप देखिए एप्सन बार वायरस जो होता है वो जनरली हर्पिस वायरस का ही एक टाइप है, ठीक है, और यह डीएनए वायरस है, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। आप समझ गए डबल स्ट्रैंडेड मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे। दूसरा आपका आ गया वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर जो होता है वायरस आपका,
वह क्या करता है आप बताएंगे, क्वेश्चन में आप बताएंगे यहाँ पे, सॉरी कमेंट सेक्शन में कि यह क्या करता है। ठीक है, तो वेरिसेला जोस्टर, अगर आप पिछले के क्लास में आप लगातार बने हुए हैं तो मैंने यह बता रखा है कि यह क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स आपने देखा होगा बच्चों को जनरली ज्यादा होता है चिकन पॉक्स, जिसमें पूरे शरीर में लाल लाल जो चक्तियां निकल जाती है, उसको आइसोलेट करना पड़ता है क्योंकि वह एक से दूसरे में आराम से फैल सकती है। तो यह चिकन पॉक्स होता है। इससे यह भी आपका डीएनए वाला है। ठीक है, डीएनए वाला है। तीसरा आ गया आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, आपको सिंपल दिया हुआ है। इससे क्या होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स हर्पीज होता है, और यह जो है यह भी आपका डीएनए वायरस है। क्या है, डीएनए वायरस। चौथा है उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोई भी आरएनए वायरस नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। एक दो एग्जांपल मैं आपको आरएनए वायरस का दे देती हूँ। जैसे सबसे कॉमन अभी रिसेंट का एग्जांपल है वो क्या है, SARS-CoV-2। ठीक है, कोविड में ये देखा गया था। ठीक है, कोविड जो हुआ था वह इसी SARS-CoV-2 वायरस की वजह से हुआ था, और यह एक आरएनए वायरस है। क्या है, आरएनए वायरस। आरएनए वायरस की विशेषता यह होती है कि आरएनए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेट मतलब जब उसका कॉपी बन रहा होता है ना, तो इसमें गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां भी गलती हुआ वहां पे उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेट हो रहा है। ठीक है, म्यूटेट हो गया है, उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वो और चेंज होगा, और चेंज होगा। उस चेंज की वजह से वह क्योंकि जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है, तो वह बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस होता है। क्या होता है, डेंजरस माना जाता है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन उसके बेसिस पे पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इससे आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। आपको मैंने ये पूछा था कि भागलपुर में जो एक गंगेटिक डॉल्फिन का जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसका नाम क्या है। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, आपको पता है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए रिवर है। ठीक है, यह गंगा है। ठीक है, यह गंगा है, तो यहां से मान लीजिए यहाँ तक का पोर्शन जो है वो एक सेलेक्ट किया गया है, एक पोर्शन जो है वह सिलेक्ट किया गया है, और उतने दूर को जो है ना, इतने दूर को हमने बता दिया कि यह गैंगेटिक मतलब विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ठीक है, सेंचुरी है। एरिया कहां से कहां तक का है, कहलगांव, और यहां पे क्या आएगा आपका, सुल्तानगंज। ठीक है, सुल्तानगंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये कहां पे आता है, बिहार में भी कौन से राज्य में यह मौजूद है, सॉरी कौन से स्टेट में, फिर से मैं वही बोल रही हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से जिला में। ठीक है, भागलपुर। क्या हो जाएगा आपका, भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सघन और नियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। संयोजी उत्तक की बात की जा रही है। ध्यान देंगे, संयोजी उत्तक किसको बोलते हैं, संयोजी उत्तक हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में किसी भी दो पार्ट को जो जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप कॉमन एग्जांपल लीजिए, कौन सा पार्ट आपको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे आपका हो गया बोन, हो गया बोन मतलब हड्डियां हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर आपका खून हो गया यानी कि रुधिर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका लिगामेंट हो गया यानी कि स्नायु बंध हो गया। ठीक है, सॉरी लिगामेंट हो गया। फिर आपका कार्टिलेज आ जाता है यानी कि उपास्थि हो गया। हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि मोटापा जिसकी वजह से होता है, वह भी जो लेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। उस टिश्यू को भी क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, और वह कनेक्टिव टिश्यू का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, इसी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं इसको।
मेनली 2 और टोटल में 3। एक होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक आपका होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ आपका, एक हो गया आपका लूज, एक हो गया आपका डेंस। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लूज में चीजें जो व्यवस्थित होंगी वह काफी दूर दूर होंगी, है ना, काफी दूर दूर होंगी। और डेंस में क्या होगा, काफी आसपास होंगी, काफी एकदम सटा सटा की चीजों को रखा गया है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। या फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है, तंतुएं निकालना। कैसे कैसे तंतु, कोलाजन हो गया, ठीक है, कोलाजन हो गया, फिर इलास्टिन हो गया, ठीक है, ये सारी तंतुएं इसी फाइब्रोब्लास्ट से निकलती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और यही कोलाजन और इलास्टिन वगैरह जो है वह एक जेली लाइफ, जेली, ठीक है, जेली टाइप के सब्सटेंस में जो है वह, जेली टाइप के सब्सटेंस में जो है वह इस तरीके से रहती है, ठीक है, रहती है। तो डेंस आप लूज समझ गए, बहुत दूर दूर है, डेंस समझ गए, बहुत पास पास है। अब इस पास पास में भी 2 चीजें हो सकती है, क्या हो सकती है, एक रेगुलर हो सकता है, ठीक है, रेगुलर हो सकता है, एक इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर का मतलब ये हो गया कि आपने चीजों को काफी अरेंज किया है, ठीक है। एक होता है कि आप जैसे छत से कपड़े लेके आते हैं, ठीक है, उसको या तो आप इसी तरीके से जैसे तैसे कहीं पे एक जगह जमा करके रख दीजिए, ठीक है, या फिर आप उसी को तह करके अच्छे से फोल्ड करके अरेंज करके उसी जगह आप जमा करके रखिए। तो जब वही चीजें जब तह में होती हैं, ठीक है, अच्छे से अरेंज होती हैं, तो उसको रेगुलर बोलेंगे। जब अरेंज नहीं होती अच्छे से, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम लोग इरेगुलर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही हो गया आपका 3 टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा सघन अनियमित रूप से, सघन अनियमित क्या हो गया आपका, डेंस इरेगुलर, क्या हो गया यहाँ पे, डेंस इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर आपको पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। पहला बोल रहा है प्लाज्मा कोशिका, दूसरा बोल रहा है डर्मिस। डर्मिस किसको बोलते हैं, डर्मिस हम लोग स्किन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्किन को। आपने देखा होगा जैसे कोई भी स्किन का जो डॉक्टर रहता है वो जनरली अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता है, क्या बोलता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों बोलता है, क्योंकि वह एक स्किन का डॉक्टर है, क्या है, स्किन का डॉक्टर है, ठीक है। तो वहां से आप इन चीजों को याद रखेंगे। उसमें सी ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वह एक कोशिका होती है, यानी कि एक सेल होता है, ठीक है, वह कोई संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे प्लाज्मा कोशिका यानी कि प्लाज्मा सेल्स बोल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा स्किन, क्योंकि स्किन में जो है वह डेंस इरेगुलर चीजें पाई जाती है। तो रेगुलर कहाँ पे पाई जाती है, रेगुलर का आप एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। डेंस रेगुलर यानी कि सघन नियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का आप यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। यह आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 7 या 8 नंबर चैप्टर होगा या ऐसा ही समथिंग। तो उसमें आप जाके इसको आगे जो रेफर करेंगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपको कौन सी धमनी, धमनी को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, आर्टरी, क्या बोलेंगे, आर्टरी। कौन सी धमनी खरगोश के, मतलब किसी भी जीव के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ब्रेन की बात की जा रही है, ठीक है, मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करता है। ऑक्सीकृत रक्त किसको बोलते हैं, प्योर ब्लड को बोलते हैं, प्योरिफाइड ब्लड को। प्योरिफाइड ब्लड मतलब उसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी है, ठीक है, उसकी आपूर्ति कौन करता है। पहला है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी किसको बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को, किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है। दूसरा है बाहरी कैरोटिड, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड, कैरोटिड। तीसरा है आपका आंतरिक कैरोटिड। चौथा है उपर्युक्त में एक से अधिक, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है आपका, क्या करता है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह हार्ट के राइट साइड से, राइट साइड में क्या होता है, यहाँ पे गंदा पूरे बॉडी का खून यहाँ पे जमा होता है, ठीक है, और यह खून वापस कहाँ जाता है, यहाँ पे लंग्स के पास जाता है,
फेफड़ों के पास, वहां पे क्या होता है उसका ऑक्सीकृत उसको किया जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सांस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है और फिर वहां से जो है यह इसी हार्ट में दिया जाता है। तो हार्ट से जो गंदा ब्लड जो है यहाँ पे लंग्स तक पहुंचता है, ये काम किसका होता है, इसी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी का होता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है आपका बाहरी कैरोटिड। तो कैरोटिड आर्टरी का क्या काम होता है आपका, कैरोटिड आर्टरी जो है वह इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास जो है वो ब्लड लेके जाती है। तो बाहरी कैरोटिड आर्टरी क्या करता है आपका, क्या करता है आपका नेक यानी कि गर्दन, ठीक है, और बाह्य रूप से जो आपका सड़ है, ठीक है, उसको जो है यह ब्लड की आपूर्ति करता है। क्या करता है, ब्लड की आपूर्ति जो है वह वहां पे कर रहा है। ठीक है, और आंतरिक कैरोटिड क्या करता है, आंतरिक कैरोटिड क्या करता है, यानी कि इंटरनल कैरोटिड क्या करता है आपका, इंटरनल कैरोटिड आपका ब्रेन को और आईज को, किसको, ब्रेन को और आईज, आईज मतलब आंखों को, इनको जो है यह ऑक्सीकृत ब्लड जो है वह पहुंचा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोल रहा है संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है। तो संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में टैम भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने एक सेल लिया, ठीक है, सेल लिया, इसमें बहुत सारे जो हैं अंगक हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इस तरीके से तैर रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम इसको एक स्लाइड पे इस तरीके से लेंगे, ऊपर लेंस रहेगा, उसके नीचे लेंस रहेगा, ऊपर भी दो तरीके का और लेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यह आता है, इस तरीके से, फिर फर्दर आगे इस तरीके से कन्वर्ज होता है। यानी कुल मिला के हम इस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन मतलब आपको पता होगा कि किसी भी अणु एटम का तीन छोटा पार्ट जो है वह निकाला गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या था, जो नेगेटिव चार्ज वाला था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला। प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव चार्ज वाला। और न्यूट्रॉन क्या था, उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको यहाँ पे बॉम्बार्ड, यानी कि हम लाइट नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे इस तरीके से गिरा रहे हैं, और वह इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इससे गुजरने के बाद किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे जब हम एक तरीके का स्क्रीन रखते हैं नीचे चल के, तो उस स्क्रीन पे इसका प्रतिबिंब बनता है, और इसी को जो है यूज किया जाता है किसी भी सेल यानी कि कोशिका के अंदर का स्ट्रक्चर जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको यह कि जब हम किसी भी मान लिए सैंपल को बहुत ही अल्ट्रा थिन पार्ट में जब हम इसको कट करके निकाल रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पे हम संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में रख रहे हैं, तो इस थिन पार्ट को काटने के बाद एक और प्रक्रिया यह होती है कि इसको हम कलर करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी चीज को हम जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उससे पहले उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस, अगर हम अलग अलग तरीके की माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह के हम क्या करेंगे, रंग का उपयोग करेंगे, जो इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम क्या देखना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं हम इस चीज को देखने के लिए, तो यहाँ पे जो हैवी मेटल है, क्या है, हैवी मेटल, ठीक है, उसका जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे को हम हैवी मेटल में डुबा के इसका डाई जो है कर लेंगे, उसके बाद जो है उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए रखेंगे। तो आप इसमें से देखिए हैवी मेटल वाला ऑप्शन क्या है। पहला है आपका यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट। हैवी मेटल
राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हेमेटोटॉक्सिन और इयोसिन जो है या आपको किसी टिश्यू में मतलब किसी उत्तक में बाकी अलग अलग सेल का शेप क्या है वो देखने में यूज किया जाता है। 1% बोरेक्स जो है आपका क्या कहते हैं वो भी डिफरेंट, टोल्यूडीन जो है वो भी आपको डिफरेंट प्रोसेस में यूज किया है जो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18, इकाई झिल्ली में मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है। इकाई झिल्ली मॉडल आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब हमारा क्या कहते हैं साइंटिफिक डिस्कवरी में जब सबसे पहले कोशिका खोजी मतलब पाई गई कि सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो फिर यह चर्चा हुई कि उस कोशिका के विभिन्न भागों को पहले अब हम जानते हैं कि वो किससे बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग हाइपोथेसिस दिया, मतलब अलग अलग अपना एक तरीके से समझिए ओपिनियन दिया अपने कुछ तथ्यों के आधार पे। ठीक है, तो उसी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होके जो एक फाइनल डेवलपमेंट हुआ है, आपको पता होगा कि किसी भी प्लाज्मा झिल्ली के लिए फाइनल डेवलपमेंट ये माना गया है कौन सा, फ्लूइड मोजैक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजैक मॉडल। ठीक है, जो कि सैंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया है 1972 में। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे मॉडल दिए गए थे इसी प्लाज्मा झिल्ली के लिए, उसमें से एक आपका है इकाई झिल्ली मॉडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो यह किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्टसन, इसको कभी कभी हम लोग रॉबर्टसन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया था कि जब एक ये क्या कहते हैं एक मेम्ब्रेन को, जैसे मान लिया ये इस तरीके से बाउंड्री है, इसको हम यहाँ से कट करके जो हम इसको साइडवाइज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो लिपिड का लेयर तो दिखा था। ठीक है, दो लिपिड का लेयर दिखा था और इसको ऑब्जर्व किस तरीके से किया गया था कि बीच में एक लाइट है लेयर, ऊपर डार्क है, नीचे भी डार्क है। ठीक है, यह बोला गया था। तो इस तरीके से जब यहाँ पे बीच में लिपिड है तो इसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है वह एक प्रोटीन जो है वह इस तरीके से बैठा रहता है। क्या होता है, बैठा रहता है। यहाँ पे यही बात बोला गया था। और नीचे भी जो है एक अलग तरीके का प्रोटीन का लेयर जो वह रहता है। ठीक है, यही इसमें बोला गया था इस पूरे के पूरे मॉडल में। तो आपको बताने की बात यह है कि यह प्रोटीन का जो लेयर है इसका जो है चौड़ाई कितना था। ठीक है, चौड़ाई कितना था। तो मैं यहाँ को आपको मैं बता दूं क्योंकि इसको डार्क बैंड बोला जाता है। इस दोनों को मिला के बीच में क्या होता है, लाइट बैंड होता है और फिर नीचे डार्क बैंड होता है। तो इसको जो है ये बीच में क्या था, ये 20 क्या था, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाला लेयर आपका क्या था, 35 एंगस्ट्रॉम। क्या था, 35 एंगस्ट्रॉम ईच। तो टोटल क्या हो जाएगा आपको इसकी मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगी, 70 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिर्फ डार्क बैंड की मोटाई, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सुसाध्य मिश्रण और साधारण मिश्रण से किस कारण से डिफरेंट है। ठीक है, किस कारण से भिन्न है। तो सुसाध्य मिश्रण और साधारण मिश्रण से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, यह क्या है, मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो है सेमी परमिएबल है ये। ठीक है, अब इसके अक्रॉस यहाँ पे हम लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है जो इस साइड ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, बाहर में ज्यादा मात्रा में है और अंदर में कम मात्रा में है। तो क्या होगा कि इसके कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता की वजह से यह बाहर से अंदर की ओर आएगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तभी आ पाएगा ना जब यह मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगा। क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, और एक जगह क्या होता है कि बाहर में कॉन्सेंट्रेशन बहुत है। ठीक है, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन बहुत है मॉलिक्यूल का, अंदर में कम है, लेकिन फिर भी बाहर से अंदर आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि इसको हेल्प चाहिए।
इसको हेल्प चाहिए, ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं कर रहा है, और हेल्प वो किसका लेता है, एक प्रोटीन का मदद लेता है। किसका प्रोटीन, किसका मदद लेता है, प्रोटीन का मदद लेता है। अब ये प्रोटीन भी जो है, या प्रोटीन भी जो है वह यह भी पार्शियलिटी करता है, यह भी सेलेक्ट करता है कि हम किस मॉलिक्यूल को जाने देंगे और किस मॉलिक्यूल को जाने नहीं देंगे, ठीक है, यह भी सिलेक्ट करता है। तो जहां पे एक साधारण रूप से एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस विसरण हो जाए, डिफ्यूजन हो जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे हम लोग, विसरण, ठीक है, विसरण। यह आपका सिंपल हो गया, ठीक है, यानी कि साधारण, और यह आपका क्या हो गया, सुसाध्य। सुसाध्य यानी कि फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब क्या हो गया, किसी की मदद से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वह आराम से पार हो जाता है सांद्रता के हिसाब से, और यहाँ पे क्या होता है कि भले ही बाहर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अंदर में कम है, फिर भी पार वो जो एक उसको स्पेशल मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए उसको अंदर लाने के लिए, और वह प्रोटीन का भी जो है क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक चॉइस होता है, यानी कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब इसका रूप रंग देख के वह देखता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एल और डी दो तरह की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है केमिकल में, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये, ठीक है, केमिस्ट्री में ये चीज आपको बताई जाएगी जिसको स्टीरियो टाइप बोलते हैं। तो वो दो चीजों का ख्याल रखता है, एक तो बाहर से अंदर की ओर आने में सांद्रता बाहर ज्यादा और अंदर कम होनी चाहिए, और एक और चीज यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाहक, यानी कि एक वाहक की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सुसाध्य मिश्रण और साधारण मिश्रण किस कारण से भिन्न है। तो देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो दोनों में चाहिए, यानी कि सांद्रता दोनों के लिए है, ठीक है। तो यह डिफरेंस का पॉइंट तो नहीं हो सकता जो दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई वाहक का जरूरत नहीं है, यानी वाहक जो है वो एक डिफरेंस का पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। यहाँ पे मैंने आपको यह भी बताया कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब ग्लूकोज, मान लीजिए ग्लूकोज का दो फॉर्म है, ठीक है, दो फॉर्म क्या है, या तो एल होगा या तो डी होगा, या तो एल होगा या तो डी होगा। तो अब यह क्या करता है, डी फॉर्म को मान लीजिए अलाउ कर दिया और एल फॉर्म को बोला हम नहीं आने देंगे, तो यह क्या हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक। वो चीज इस सिंपल डिफ्यूजन में तो नहीं होता है, यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर भी जो है वह सुसाध्य जो है, सुसाध्य विचरण उसके लिए ही मान्य है, ठीक है। तो यानी यह भी आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। सी और बी दोनों है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट है आज का। अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या होती है। सिस्टर्नी किसको बोलते हैं, अब मान लीजिए बहुत सारी प्लेटें रखी हुई है, क्या है, बहुत सारी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। जब हम उसको साइड से देखेंगे तो कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है ना, इस तरीके से कुछ एक दूसरे पर स्टैक है, ठीक है। तो वही एक एक प्लेट को आप समझिए क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है, समझ गए आप, एक एक प्लेट जो है वह सिस्टर्नी हो गया। अब आप इसको इमेजिन करिए कि एक एक प्लेट जो है ना वो एक एक लेवल है, ठीक है, एक एक लेवल है, हर फैक्ट्री का ये लेवल है, और हर फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, पैकेजिंग का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, पैकेट बनाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटीन आते हैं, क्या आते हैं, प्रोटीन, और क्या आते हैं, लिपिड, ये सारी चीजों का यहाँ पे क्या होता है, पैकेजिंग होता है। क्या होता है, उसको बढ़िया से रैप करके और निकाल दिया जाता है, चलो अब पार्सल को बाहर भेजो, ठीक है, समझ गए। तो यही काम होता है गोल्गी बॉडी का, और सिस्टर्नी इसी एक एक प्लेट को आप समझ लीजिए क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अधिकांश जंतुओं में, पौधों में पाए जाने वाले गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ढेर में सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है, यानी कि ये ढेर कितना होता है, इसमें कितना सिस्टर्नी होता है, एक गोल्गी बॉडी में कितना प्लेटों का ढेर होगा जनरली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 to 8, क्या हो जाएगा आपका 3 to 8, समझ गए। राइट आंसर आपका सी है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जो है वहां पे आप अपने ओपिनियन लिखिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं इस पूरे सेशन के दौरान उसका भी आप आंसर दीजिए। लाइक करिए सेशन को, है ना, सब्सक्राइब करिए एएससी पाठशाला को। और अगर आप पीजीटी जूलॉजी के लिए जो है वह तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी जूलॉजी के लिए अगर अभी पीएससी तैयारी में बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो आप एएससी पाठशाला आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ही पीजीटी जूलॉजी और बॉटनी दोनों का क्लास जो है वह लेने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स है, ये आपका एड्रेस हो गया, आइए हमें ज्वाइन करिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर हम लेके आएंगे जूलॉजी का ही नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही था, तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एक बैलेंस लाइफ जिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।